गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का वैस आईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम आपके साथ यूपी पीसीएस के 2016 पेपर में आए हुए इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जो भी होने वाला है उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का रिपीटिशन का एक ट्रेंड रहता है और बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने एक ये इनिशिएटिव लिया कि क्योंकि मार्केट में मटेरियल तो बहुत है बट ऑथेंटिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है और प्लस इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं दिया रहता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम आप लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए ये इनिशिएटिव लें कि लास्ट ईयर के पेपर्स को हम आपके साथ डिस्कस करें, जिससे कि आपका जो हार्डवर्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए, आपका एफर्ट कम हो जाए और प्रीलिम्स आपका निकलना ईजी हो जाए। तो आज इस सीक्वेंस में 2016 के आए हुए पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2016 में इंडियन इकोनॉमी से ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चंस आए, 15 क्वेश्चंस हो गए और यही ट्रेंड रहता है, 12, 15, 18, 20 ऐसे ही क्वेश्चंस इकोनॉमी से आते हैं। और जो क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से आते हैं पीसीएस के एग्जामिनेशन में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट अवे ही दिखते हैं, वन लाइनर ही दिखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन ही रहते हैं। तो आज हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली दो पार्ट में आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, जो इकोनॉमी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बैंकिंग है, आरबीआई है, शेयर मार्केट है, इन्फ्लेशन है, वगैरह वगैरह। कुछ क्वेश्चन स्कीम से आते हैं, जब स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, बजट से क्वेश्चन आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से भी क्वेश्चन आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी आते हैं। तो जब भी आप प्रीलिम्स पेपर देने जाएं तो आप भारत सरकार की योजनाओं को भी देखिएगा और राज्य सरकार की भी योजनाओं को। आप भारत सरकार के बजट को भी देखें और स्टेट गवर्नमेंट के बजट को भी देखें, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से, 2016 के क्वेश्चन से। और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया इंडियन इकोनॉमी का वो इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम। ये एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम्स। ऑप्शन है द सिस्टम इज फंडेड ऑन शेयरिंग बेसिस, सेंट्रल सब्सिडी 75%, स्टेट सब्सिडी इज 25%। अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भारत सरकार की एक योजना रही इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम। उसी लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम से आयोग ने प्रश्न पूछा है कि ये जो योजना है ये शेयरिंग बेसिस पर है, इसमें भारत सरकार का 75% है हिस्सा सब्सिडी और स्टेट की सब्सिडी का 25% है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1 और 2 है। दैट इज दिस सिस्टम इज फंडेड ऑन द शेयरिंग बेसिस, ये सही है। एंड सेकेंड इज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी इज 75%। ओके, तो इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम जो थी दैट वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरेडिकेटिंग ऑल ड्राई लैट्रिन्स and thereby liberating manual scavengers from inhuman practices of carrying night soil। तो जो ये बेसिकली मैनुअल स्केवेंजर्स होते हैं, जो लोग मेनहोल वगैरह साफ करते हैं, उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम रही जिसका नाम था इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम, कि कैसे हम लो कॉस्ट, कम कीमत में सैनिटेशन अच्छे से अच्छा दे सके। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री ने शुरू किया। तो ये योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन तहत चलती है। इसकी शुरुआत 1980-81 में हुई थी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो 75% है, स्टेट की सब्सिडी जो है वो 25% नहीं है, 15% है, और बेनिफिशियरी शेयर जो है वो 10% का है। इसीलिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड वाला आपका सही है, दैट द सिस्टम इज फंडेड ऑन शेयर बेसिस एंड द सेंट्रल सब्सिडी 75%। स्टेट की जो सब्सिडी है दैट इज योर 15%, स्टेट सब्सिडी इज 15%। ओके, यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है स्टेट सब्सिडी इज 25%, दैट इज रॉन्ग। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2003 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लैंड को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है, भूमि का ब्यौरा रखने से है।
जिसको 2008 में शुरू किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मिसमैच नहीं करते, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2008 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिजिटलाइज एंड मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड्स एंड डेवलप अ सेंट्रलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम 2008 में एक योजना लेकर के आए थे, भारत सरकार की एक योजना है ये, जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करना, उसको डिजिटल फॉर्म पे ले आना, ये बेसिकली मेन मोटिव था, और एक सेंट्रलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम डेवलप करना एक मोटिव था। सो इसका जो राइट आंसर है वो इस ऑप्शंस में तो नहीं दिया हुआ है, बट द करेक्ट आंसर इज 2008। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज स्कीम launched in the year 2009 and 10 is being provided under। ये भी एक योजना से ही रिलेटेड है। कह रहे हैं भारत में समावेशी शिक्षा, डिसेबल्ड लोगों के लिए समावेशी शिक्षा जो हम देते हैं वो किस योजना के तहत दी जाती है? ऑप्शन है साक्षर भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत दी जाती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो एक केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री के तहत चलती है, और इसमें पब्लिक स्कूल्स थ्रू आउट द इंडिया कवर किया जाता है। इस योजना को 2009 में शुरू किया गया था। ऑब्जेक्टिव है इसका टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर जो हम एजुकेशन देते हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। 2009 में हम इसको लेकर के आए थे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को। और इसका जो मोटिव रहा है वो टू रिमूव जेंडर भी है, जो हमारे यहाँ जेंडर डिस्पैरिटी होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको खत्म करना, सोशियो इकोनॉमिक और डिसेबिलिटी बैरियर्स को दूर करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डिसेबल्ड के लिए हम जो इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं वो किस योजना के तहत? तो द राइट आंसर इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत। और इसका जो टैगलाइन है वो है पढ़े चलो बढ़े चलो, ठीक है। साक्षर भारत अभियान की शुरुआत हमने 2009 में की थी, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की थी, और स्किल इंडिया हमने 2015 में किया था। नो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? वित्तीय समावेश का इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक से आया है। पहला विकल्प दे रहा है टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर पॉपुलेशन, गरीब जनसंख्या तक वित्तीय सेवाएं देना, टू अनलॉक द डोर्स ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ वीकर सेक्शन, गरीब वर्ग का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो उनका जो समृद्धि का पोटेंशियल है, उसके दरवाजों को खोलना, श्रिंकिंग ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करना, टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सेक्टर इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र तक फाइनेंशियल सर्विसेज को देना या फाइनेंशियल सेक्टर्स को पहुंचाना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, वित्तीय समावेश क्या है? तो वित्तीय समावेश का मतलब होता है भारत की जनसंख्या को या भारत की जनसंख्या तक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर स्वाभिमान योजना, और अभी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें हम लोगों को बैंकों से जोड़ते हैं जिससे हम उनको वित्तीय सेवाएं दे सकें। तो विकल्प पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो सी विकल्प है वो गलत है। श्रिंकिंग ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव है, ना कि कम करना। वित्तीय समावेश में हम गरीब जनसंख्या को वित्तीय सेवाएं देते हैं, देंगे, ये सही है। उनके विकास का रास्ता हम खोलेंगे, ये भी सही है। गांव तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जाए, ये भी सही है। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कम करें, ये गलत है, उसको बढ़ाना इसका मोटिव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण स्कीम लॉन्च्ड इन 2005 एंड 6? 2005-6 की योजना पूछी गई है। भारत निर्माण एक बहुत फेमस योजना शुरू की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने। भारत मींस गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कह रहे हैं उसमें से, उस योजना में इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शंस है रूरल हाउसिंग, रूरल सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल रोड्स। मतलब गांव में घरों का निर्माण, गांव में साफ सफाई, ड्रिंकिंग वाटर, और आपका रूरल रोड्स का, ग्रामीण सड़कों का। तो भारत निर्माण में रूरल सैनिटेशन जो था वो उसका कंपोनेंट नहीं था। तो भारत निर्माण योजना 2005-2006 में शुरू की गई थी, जिसमें 6 पिलर्स होते थे।
और ये 6 पिलर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, जैसे इरिगेशन सिंचाई, जैसे रोड सड़क निर्माण गांव में, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग गांव में घरों का निर्माण, ड्रिंकिंग वाटर और टेलीफोन कनेक्टिविटी। ये 6 पिलर्स पे काम करती थी भारत निर्माण योजना, जिसमें सैनिटेशन का जिक्र नहीं था। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो रूरल सैनिटेशन होगा। Now moving to the next question, that which of the following segments of population is not included in the scheme of inclusive development? Means क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सी जनसंख्या को इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, समावेशी विकास में शामिल नहीं किया जाता? मार्जिनल फार्मर्स को, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, और पीपुल लिविंग इन सेमी अर्बन एरियाज, जो लोग अर्ध शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है सबका विकास। ठीक, कह रहे हैं इनमें से किसको हम उसमें शामिल नहीं करते? मार्जिनल फार्मर्स को हम शामिल करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स को शामिल करते हैं, SC STs को शामिल करते हैं, सेमी अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। सो द राइट आंसर इज D1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। कह रहे हैं शेयर ऑफ उत्तर प्रदेश in the export from India in 2014-15 was 2014-15 में जो एक्सपोर्ट हुआ भारत से, उसमें उत्तर प्रदेश का शेयर क्या है? 4 to 5%, 5 to 6%, 6 to 7%, 7 to 8%. So the right answer is 4 to 5%. So 4 to 5% उत्तर प्रदेश का शेयर रहा एक्सपोर्ट में, जो हमने भारत से किया 2014-15 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the effect of deficit financing on economy? अर्थव्यवस्था के ऊपर डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? रिडक्शन इन टैक्सेस, इंक्रीजेस इन वेजेस, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो पहले हम ये समझते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है अपने घाटों को वित्तीय सहायता देना। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार जब बजट बनाती है तो सरकार को बजट में बहुत सारे घाटे होते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। तो जब सरकार का घाटा बढ़ता है, स्पेशली फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, तो सरकार विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग सोर्सेज से पैसा कलेक्ट करती है जिसको वो उसको कम कर सके, जिसको हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। जैसे हम लोन ले लेंगे RBI से, एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं, इंटरनल बोरोइंग कर लेंगे, RBI से नए नोटों की छपाई के लिए कहेंगे, प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स हो जाएगा। इन सब चीजों से हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है उसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग होगा तो क्या टैक्स में कमी हो जाएगी, दिहाड़ी बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, या मनी सप्लाई कम हो जाएगा? तो जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो जो भी आपका मनी सप्लाई होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाता है तो माना जाता है इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो C1 है, दैट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट अंडर सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान एक योजना है एजुकेशन से रिलेटेड। पूछ रहे हैं उसमें से कौन से ग्रुप के लोग शामिल हैं एज वाइज? 4 से 12 साल, 6 से 14 साल, 5 से 15 साल, 5 से 16 साल। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। और सर्व शिक्षा अभियान एक योजना है एजुकेशन के लिए, जो 2001 में हमने शुरू किया था। फाइनली 86 अमेंडमेंट हमने किया, और 86 अमेंडमेंट करके हमने एजुकेशन का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन का, और ये कंपलसरी कर दिया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे 6 से 14 साल के बच्चों को। तो हम एक योजना लेकर के आए जिसका नाम सर्व शिक्षा अभियान है। आर्टिकल 21A हमने जोड़ा 86 अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन दिया। उसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी जोड़ी, 11th ड्यूटी, जिसमें हमने पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनाया कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दिलाएं। तो आर्टिकल 21A आप ध्यान रखिएगा, दैट इज योर राइट टू एजुकेशन। और 11th ड्यूटी जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी है फॉर दी पेरेंट्स। क्वेश्चन वाइज अगर आप चलेंगे तो इसमें 6 से 14 साल बच्चों को कवर अप किया जाता है सर्व शिक्षा अभियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स स्वावलंबन स्कीम वॉज लॉन्च्ड? स्वावलंबन योजना जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2014 में। तो द राइट आंसर इज 2010 में हम ये योजना लेकर के आए थे, जो कि एक पेंशन से रिलेटेड योजना है। टू मेक सीनियर सिटीजन्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फाइनेंशियली सिक्योर एंड इंडिपेंडेंट, इट वॉज लॉन्च टू इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग फॉर रिटायर्ड लाइफ। क्लियर?
तो एक स्वावलंबन योजना हम लेकर के आए जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए है, जिनको हम वित्तीय सेवा दे सकें, उनको फाइनेंशियली सिक्योर बना सकें, सुरक्षित बना सकें, और उनको हम बचत करने की आदत डालें कि वो बचत करें, पैसा, अपना पैसा बचाएं, जिससे कि आगे चल करके उनके लाइफ में फाइनेंशियली वो सिक्योर हो सके। तो उसी से रिलेटेड एक योजना थी स्वावलंबन योजना, जो 2010 में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं जुड़ा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का वितरण, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट फैसिलिटी, पॉपुलराइजिंग न्यू रिलीज्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। तो खाद्य सुरक्षा एक अभियान हमने शुरू किया था। आज तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारे देश में, जिसमें हम गरीबों को, बीपीएल फैमिलीज को सब्सिडाइज रेट पर खाद्यान्न प्रदान करते हैं, फूड सिक्योरिटी देते हैं। जैसा 2010 में आपने देखा, भारत सरकार ने बीपीएल फैमिलीज को राशन की दुकानों से सस्ता सस्ता अनाज दिया। तो हमारे देश में एक अभियान चलता है, एक एक्ट है, एक अधिनियम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उससे, इस एक्ट से पहले एक मिशन हमने शुरू किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कौन सी चीज शामिल नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स शामिल है कि किसानों को हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देंगे, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने शुरू किया था, जिससे कि उत्पादन, हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंप्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ये भी है। स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट फैसिलिटी ये नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाती, बाकी सारी चीजें इसमें शामिल है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हमने 2007-2008 के वित्तीय वर्ष में शुरू किया था। बाद में 2013 में हमने इससे रिलेटेड एक कानून बना दिया, जिसको आज हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, और भोजन का अधिकार हमने एक मौलिक अधिकार बनाया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 3 चीजें दी गई हैं, इसको कह रहे हैं क्रम में रखिए। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गरीबी हटाओ, बैंकिंग नेशनलाइजेशन, ब्रिंगिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति की शुरुआत। तो इन 3 चीजों को हमें क्रम में रखना है। तो अगर हमको ईयर पता है तो हम उसको क्रम में रख लेंगे कि गरीबी हटाओ नारा हमने कब दिया था, हरित क्रांति कब आया, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो अगर हम देखें कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था, 1969 में और 1980 में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय। हरित क्रांति हम लेकर के आए थे 1965 में, और गरीबी हटाओ का जो नारा था वो भी इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन का कैंपेन का एक नारा था, जो 1971 में शुरू किया गया। तो गरीबी हटाओ 1971 में आया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में आया, फिर बाद में 80 में भी आया। हरित क्रांति की शुरुआत हमने 1965 में की। तो इस हिसाब से आप इसको क्रम में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा हरित क्रांति, फिर आएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और फिर आएगा गरीबी हटाओ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहे हैं, द कमिटी विच हैज रिकमेंडेड एबोलिशन ऑफ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 88 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज चलैया समिति, केलकर कमेटी, शोम कमेटी, रंगराजन कमेटी। सो द राइट आंसर इज केलकर कमेटी। केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी 2002 में बनी थी, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म को लेकर के थी, कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी की रिकमेंडेशन पर अंडर सेक्शन 88 ऑफ इनकम टैक्स कुछ रिबेट देने की बात कही गई थी, टैक्स रिबेट की। इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा। केलकर कमेटी इज द राइट आंसर, दैट इज योर विजय केलकर कमेटी, जो 2002 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। टाइम स्पैन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना इज, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का समय कितना है, क्या 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 उसका टारगेट है? 2014 से 21, 14 से 24, 15 से 22, 15 से 25। तो हमारे देश में एक प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, जिसमें हम गरीबों को आवास योजना देते हैं, और इस योजना का जो समय है वो 2015 से लेकर 2022 तक है। तो 2015 से 2022 कवर अप करेगा कि 2022 तक हम हाउसिंग फॉर ऑल टारगेट लेकर के चल रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने 25 जून 2015 को किया था, जिसमें हम पक्का मकान बनवा करके लोगों को देंगे जो एलिजिबल होंगे, सबको नहीं, जो एलिजिबल होंगे 2022 तक। तो इसका जो टाइम स्पैन है, जो इसका समय कार्यकाल है, वो 15 से लेकर 22 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम का 2016 के पेपर का। कह रहे हैं ईबिज रिफर्स टू, ईबिज क्या है? ईबिज इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, सिंगल विंडो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, सिंगल विंडो फॉर बिजनेस इंक्वायरीज है, सिंगल विंडो फॉर अप्रोच टू गवर्नमेंट सर्विसेज है। ठीक, तो ईबिज एक इनिशिएटिव है
जो सिंगल विंडो फॉर अप्रोच टू गवर्नमेंट सर्विसेज है। ओके, जो ईबिज योजना है हमारी, वो बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसको भारत सरकार ने शुरू किया था और इसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने शुरू किया था। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन की तरफ से ये योजना लाई गई, जिसमें हम सिंगल विंडो अप्रोच देते हैं टू गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली सिंगल विंडो फॉर अप्रोच टू गवर्नमेंट सर्विसेज है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने देखा कि क्वेश्चन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जो स्टेट पीसीएस का एक नेचर है, एक ट्रेंड है। तो बहुत घबराने की या बहुत उसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को आप जरूर लगा के जाएं, कई क्वेश्चन आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे। 2017 के पीसीएस के प्री के पेपर में इकोनॉमिक सेक्शन से टोटल 13 प्रश्न पूछे गए। हमने आपको बताया भी था यही ट्रेंड रहता है, 12, 15, 18, कभी कभी 20 प्रश्न आ जाते हैं इकोनॉमिक से। वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय अ बुलॉक कैपिटल। व्हाट इज मेंट बाय अ बुलॉक कैपिटल। तो बुलॉक कैपिटल का मतलब, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फार्मर्स हु आर पुअर, फार्मर्स हु आर रिच, फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट नॉट रिच, फार्मर्स हु आर बिग जमींदार। तो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं किसानों के लिए जिसको हम लोग बेसिकली बुलॉक कैपिटल कहते हैं। बुलॉक जो एक बैलगाड़ी होती है उसी से रिलेटेड है कि बैलगाड़ी पूंजीवाद या पूंजीपति कौन होते हैं। तो फार्मर्स हु आर पुअर नहीं, फार्मर्स हु आर रिच नो, फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच, दिस इज द राइट आंसर। मतलब ऐसे किसान जिनके पास संसाधन होते हैं लेकिन वे रिच नहीं होते, अमीर नहीं होते, उनके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज बुलॉक कैपिटलिस्ट। बुलॉक कैपिटलिस्ट एक टर्म इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी में यूज हो जाता है जहां पर हम ये शो करने की कोशिश करते हैं कि किसान जो है वो अमीर नहीं है, लेकिन पूंजीपति जिस तरीके से रहते हैं या जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से होते हैं कि उनके पास संसाधन होते हैं। तो ऐसे किसान जिनके पास संसाधन होगा लेकिन वो अमीर नहीं होंगे, उनके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बुलॉक कैपिटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सक्षम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। सक्षम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट ऑफ SC/ST population, a military unit of effective disaster management, a new indirect tax network, creating self confidence among दिव्यांग यूथ। क्लियर? तो एक योजना, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सक्षम, भारत सरकार की। पूछ रहा है इसका किससे संबंध है? SC/ST के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क है, या दिव्यांग यूथ में हमको विश्वास जगाने से संबंधित है। सो द राइट आंसर इज इट्स अ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क सक्षम, जिसकी शुरुआत बेसिकली CBEC ने की थी। नाउ CBEC इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम ने एक योजना शुरू की थी जिसको हम लोग सक्षम कहते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव 2256 करोड़ 2256 करोड़ आउटले फॉर प्रोजेक्ट सक्षम। सक्षम के लिए सरकार ने इतने रुपया का फंडिंग किया था टू बूस्ट अप द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क फॉर द न्यू GST regime. Project Saksham is the name given to CBEC's IT infrastructure project. जो हम GST इंट्रोड्यूस जब हम लोगों ने किया तो उसका जो हम लोगों ने रिजीम बनाया था उसी से रिलेटेड CBEC जो हमारा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इनका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है उसी से रिलेटेड एक योजना है सक्षम, जिसके लिए भारत सरकार ने 2256 करोड़ रुपया अलॉट किया था, आउटले किया था। CBEC का जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इट विल इनेबल नॉट जस्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST बट ऑल्सो सपोर्ट ऑल एग्जिस्टिंग सर्विसेज इन कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। तो ये केवल GST से ही रिलेटेड नहीं है बल्कि ये कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स से भी रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं specific requirements of the startups can be fulfilled through
एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टार्टअप आप जानते हैं भारत सरकार की एक योजना है स्टार्टअप योजना। उस स्टार्टअप योजना के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, इस क्वेश्चन का मोटिव ये है पूछने का। एंजल इन्वेस्टर्स से आ सकता है, वेंचर कैपिटल से आ सकता है, क्राउड फंडिंग से आ सकता है, उपरोक्त सभी से आ सकता है। द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी से आ सकता है। एंजल इन्वेस्टर से भी आता है, वेंचर कैपिटल से भी आता है, क्राउड फंडिंग से भी आता है। स्टार्टअप एक योजना है, आपको पता है भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप स्कीम हम लेकर के आए थे, जिसका बेसिक मोटिव था भारत में इनोवेशंस को प्रमोट करना। और इस स्कीम को हम लोगों ने शुरू किया था अगस्त 2015 में। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत सरकार का बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये। 15 में अनाउंस किया था हम लोगों ने, 16 में इसको लॉन्च कर दिया था, 15 में इसका अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, 2016 में इस योजना को लॉन्च कर दिया गया। एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के तहत एक स्कीम चलती है स्टार्टअप, जिसका मेन मोटिव होता है नए नए इनोवेशंस को प्रमोट करना, लोग अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस शुरू कर सके। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टर्म्स है हम लोग उसको समझते हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या है, क्राउड फंडिंग क्या है। तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ओके, एंजल इन्वेस्टर्स। अभी एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और फॉर स्टार्टअप। तो एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो स्टार्टअप में फंडिंग करते हैं। तो इसका एक आंसर तो सही है। वेंचर कैपिटल क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ फाइनेंस दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस। वेंचर कैपिटल भी ऐसा ही है जो स्टार्टअप के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कैपिटल कलेक्ट किया जाता है। क्राउड फंडिंग ये भी एक फंडिंग है टू प्रोजेक्ट और वेंचर बाय रेजिंग स्मॉल अमाउंट्स। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो सभी है। एंजल इन्वेस्टर से भी पैसा आएगा, वेंचर कैपिटल से भी आ सकता है, क्राउड फंडिंग से भी आ सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है SEZ इंडिया मोबाइल ऐप। SEZ इंडिया मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड इन January 2017 बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो SEZ इंडिया मोबाइल ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शुरू किया है। तो व्हाट इज SEZ? SEZ इज योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। ये एक ऐसे जोन्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप करती है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट भी SEZ हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, जिनका बेसिक मोटिव होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, व्यापार को बढ़ाना। SEZ से पहले हमारे यहाँ बेसिकली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना करते थे और कांडला भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था जो कि गुजरात में पड़ता है। बाद में SEZ का कॉन्सेप्ट आ गया और SEZ जो होते हैं ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज बनाए जाते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि SEZ इंडिया मोबाइल ऐप किसने शुरू किया 2017 में? सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन चाइना बाय ब्रिक्स कंट्रीज। तो एक ग्रुप है आपको पता है दैट इज ब्रिक्स। इसका एक बैंक भी है वो चाइना में जो सेटअप हुआ है, उसका क्या नाम है? सो द राइट आंसर इज योर न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स एक ग्रुप है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मेंबर्स हैं। 2009 में इसको बनाया गया। पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था, बाद में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। उससे पहले रिक कहते थे, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये जो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ग्रुप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसका एक बैंक है चाइना में जो कि बेसिकली डेवलपमेंट के लिए काम करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। KV कामत जो थे वो इसके चेयरमैन थे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कुछ योजनाओं के नाम है और पूछ रहे हैं इसका क्रोनोलॉजी में आपको इसको रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इस स्कीम्स को अगर हम क्रोनोलॉजी में रखें तो ईयर वाइज अगर हम देखें कि कब कौन कौन सी स्कीम की शुरुआत की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो सबसे पहले हम सुकन्या समृद्धि योजना लेकर के आए, फिर हम अटल पेंशन योजना लेके आए, फिर मेक इन इंडिया लेकर के आए और फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना हम लेकर के आए। ओके, तो हमने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की जनवरी 2015 में, अटल पेंशन योजना शुरू हुआ था मई 2015 में, मेक इन इंडिया शुरू हुआ था आपका
सितंबर 2014 में, और प्रधानमंत्री जनधन योजना हम लेकर के आए थे, दैट वाज इन अगस्त 2014। तो क्रोनोलॉजी में इसको रखना है, ठीक है। ईयर वाइज अगर आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप इसको कर ले जाएंगे कि सबसे पहले कौन सी योजना आई थी, उसके बाद फिर कौन कौन सी योजनाएं चली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 कवर्स। तो 2008 में एक योजना लेकर के भारत सरकार आई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं या कौन सा वर्ग शामिल है? ओनली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, ओनली रूरल वर्कर्स, ओनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, या ऑल कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो बेसिकली असंगठित क्षेत्र के लिए आया था, ओनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इसमें शामिल है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इट्स अ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिलीज। जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको स्वास्थ्य योजना ये देती है। इसको 1 अप्रैल 2008 में शुरू किया गया था, भारत सरकार की योजना है। मेनली इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बीपीएल फैमिलीज के लोग हैं उन्हें इसमें कवर अप किया जाता है। और इसमें जब इसकी योजना को शुरू किया गया था तो इसमें 30,000 रुपए तक का हम बेसिकली इंश्योरेंस देते थे पर फैमिली, जो कि आप हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। कैशलेस अटेंडेंस होता था, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इसमें जुड़े हुए थे जहाँ पे आप कैशलेस ट्रीटमेंट अपना करा सकते हैं 30,000 रुपए तक का। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह ये सब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती थी। तो हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में जो आई वो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स के लिए है, तो इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इन विच ईयर यूएनओ अडॉप्टेड अ डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की परिभाषा यूएनओ ने कब अपनाई? 1994 में, 1995 में, 1996 में, 1997 में। सो द राइट आंसर इज योर B1, दैट इज इन 1995। तो 1995 में यूएनओ ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन अपनाई। यूएनओ दैट इज योर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 1995 में एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन अपनाई कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। तो एक्चुअली में जब हम लोग पॉवर्टी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, तो उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इट्स अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर deprivation of basic human needs including food, drinking water, sanitation, health, shelter, education and all। मतलब जब किसी व्यक्ति को बेसिक नीड्स पूरा करने का भी उसके पास इनकम ना हो तो हम उस गरीबी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी की लाइन में रखते हैं। सो इट्स अ डेफिनेशन और इट्स अ कैरेक्टर और इट्स अ कंडीशन जब सीवियर डेप्रिविएशन होता है बेसिक ह्यूमन नीड्स का, जैसे फॉर एग्जांपल फूडिंग का, शेल्टर का, एजुकेशन का, सैनिटेशन का, हेल्थ का, ये सारी चीजें, तब हम कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कैटेगरी में आएगा, जिसको यूएनओ ने 1995 में अडॉप्ट किया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a parameter for estimating global gender gap index of World Economic Forum? Health, education, economy and leisure। तो जब हम ग्लोबल जेंडर गैप की बात करते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इंडेक्स आता है, इसमें क्या शामिल नहीं होता? तो लेजर इसमें शामिल नहीं होता। हेल्थ शामिल होगा, एजुकेशन शामिल होगा, इकोनॉमी शामिल होता है, लेजर शामिल नहीं होता। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, लास्ट ईयर की रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग जो थी वो 112 थी। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 140 हो गई, 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। तो इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ 156 कंट्रीज इंडिया की जो रैंकिंग है वो 140 है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, जिसमें हम 3 पिलर्स को शामिल करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। एक योजना चलती है हमारे देश में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। कह रहे हैं उसमें से उस योजना में कौन सी चीज इसमें शामिल नहीं है? सप्लीमेंट्री फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स एंड स्कूल ड्रेसेस टू द चिल्ड्रेन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन टू 3 to 6 years old children। Okay, so the right answer is your C1, that is distribution of free books and school dresses to the children। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स में बेसिकली हम 6 चीजों को शामिल करते हैं। 6 pillars are there। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन की हम बात करेंगे 3 से 6 साल के बच्चों पर, इम्यूनाइजेशन की बात होती है, टीकाकरण की बात होती है, हेल्थ चेकअप की बात होती है और रेफरल सर्विसेज की बात होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स
एंड स्कूल ड्रेसेस की बात नहीं होती। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया फॉर। ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं जो बहुत ही फैक्चुअल होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया फॉर। तो द राइट आंसर इज 70% ऑफ हाउस होल्ड्स इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में 70% जो फैमिलीज रहती हैं, हाउस होल्ड रहते हैं, उन्हें हम कवर करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीम्स और एम से रिलेटेड है, मैच दी कॉलम में है। ये कुछ योजनाएं दी गई हैं, उनका उद्देश्य दिया गया, आपको उस योजनाओं को उद्देश्य के साथ जोड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम है उदय, नेक्स्ट स्कीम इज हृदय, नेक्स्ट इज अमृत एंड द लास्ट वन इज स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन। एम के अकॉर्डिंगली आपको इसको जोड़ना है। तो मैं आंसर्स के साथ ही आपको इसको बता देता हूँ। उदय स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी, दैट वाज फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूवमेंट, बिजली के वितरण से रिलेटेड है ये, जिसको हमने नवंबर 2015 में शुरू किया था। तो उदय स्कीम इज रिलेटेड टू इंप्रूविंग फाइनेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। हृदय योजना बेसिकली हमारी हेरिटेज से रिलेटेड है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, धरोहरें हैं, उनके लिए है। जनवरी 2015 में इसको हमने शुरू किया था। अमृत योजना बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, अटल जी के नाम पर है ये योजना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिटीज में होता है, जो हम लोग स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, उसके तहत जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो अमृत योजना के ही थ्रू कर रहे हैं। और स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत मिशन जो है, वो बेसिकली आपका क्लीनलीनेस से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स, अमृत योजना हमने जून 2015 में शुरू किया था। स्वच्छ भारत अभियान हम लेकर के आए 2014 में, 2014 में हमने इसको शुरू किया। तो मैथ्स कॉलम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, स्कीम से रिलेटेड। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये भी स्कीम से रिलेटेड है, क्रोनोलॉजी में रखना है इसको, कौन सी क्रोनोलॉजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ योजनाओं के नाम दिए हुए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा बैंक योजना। इसको आपको सीक्वेंस में रखना है, क्रोनोलॉजी में रखना है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हमने 2014 में शुरू किया। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया हम 2015 में लेके आए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी हम मई 2015 में लाए। मुद्रा बैंक योजना हम अप्रैल 2015 में लाए। तो अगर हम ईयर वाइज देखेंगे तो सबसे पहली योजना जो हमारी चली, दैट वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस ढूंढे तो राइट आंसर इज योर A1, दैट इज 1, 2, 4 एंड 3। तो सबसे पहला आएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके बाद शुरू की हमने डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एडवांसमेंट, जो हम मार्च 2015 में लेकर के आए। फिर हमने अप्रैल 2015 में योजना शुरू की मुद्रा बैंक योजना, जो मुद्रा लोन देती है अपना स्टार्टअप वगैरह शुरू करने के लिए। और फिर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेकर के आए मई 2015। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 2017 से रिलेटेड इकोनॉमी से। पीसीएस के 2018 के पेपर में इकोनॉमी के सेक्शन से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। 10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से मिलेंगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पीसीएस के पेपर में जो इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक चंक एरिया, एक मेजर एरिया जो होता है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। तो आप जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ईयर भी पूछ लेते हैं, परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, मनी कैपिटल जो एलोकेट किया जाता है वो भी पूछ लेते हैं, पुरानी स्कीम्स भी पूछ लेते हैं। तो आपको करंट स्कीम्स तो देखनी है, प्लस पुरानी, जैसे मनरेगा कब शुरू किया गया, भारत निर्माण कब शुरू किया गया। तो कुछ आपको पुरानी स्कीम्स के साथ साथ करंट की स्कीम्स पर भी पकड़ अपनी, होल्डिंग अपनी आपको बनानी पड़ेगी। तो इस 2018 के पेपर को अगर हम लोग शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो 2018 में आया हुआ है इकोनॉमी से, क्वेश्चन कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन। तो डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, क्लियर। ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली किस पर बेस्ड होता है। ऑप्शंस दिया हुआ है उन्होंने, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। ग्लोबल विलेज एक कॉन्सेप्ट था जो एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे,
उन्होंने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये टर्म कॉइन किया था, जिनका नाम मार्शल मैकलुहान था। मार्शल मैकलुहान, मार्शल मैकलुहान ने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। और ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पर बेस्ड है। तो बहुत ही स्ट्रेट अवे सिंपल सा एक क्वेश्चन आया है कि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिटीज से रिलेटेड है, यही बहुत सिंपल सा बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज सेटअप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में दो वर्ड है, एक है बीपीएल और एक है अर्बन एरियाज। ठीक, तो जितनी भी कमिटीज इसमें दी गई हैं वो सारी की सारी कमिटीज बेसिकली बीपीएल पर थी, बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए बनाई गई। लेकिन अगर आपने अर्बन एरियाज पर फोकस नहीं किया तो ये आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे बीपीएल फैमिली पे नहीं पूछ रहा है, बीपीएल पे नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है बीपीएल इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज इस पूरे क्वेश्चन का जो है वो है क्रक्स है, पूरे क्वेश्चन की सोल है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस है तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, लकड़वाला कमेटी, हाशिम कमेटी। तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, लकड़वाला कमेटी, हाशिम कमेटी, ये सारी कमेटीज जो हैं वो बेसिकली बीपीएल फैमिलीज पर पॉवर्टी लाइन पर बनी हुई थी। तेंदुलकर कमेटी भी पॉवर्टी लाइन पर है, सक्सेना कमेटी भी पॉवर्टी लाइन पर है, आपकी लकड़वाला कमेटी भी पॉवर्टी लाइन पर, हाशिम कमेटी भी पॉवर्टी लाइन पर। मीन्स इन लोगों ने ये डिसाइड किया या इन लोगों ने ये डिफाइन किया हाउ टू कैलकुलेट पॉवर्टी लाइन, कि किस पर्सन को हम कहेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, किसको कहें पॉवर्टी लाइन के अबव है। जैसे एक हमारे क्या एक आइडियल कंडीशन है पॉवर्टी को डिफाइन करने की, दैट इज ऑफ कैलोरी इनटेक। तो कैलोरी इनटेक तो कहा जाता है अर्बन एरियाज में अलग है, गांव के एरियाज में अलग है, शहरों के एरियाज में अलग है। तो पॉवर्टी लाइन की परिभाषा इन सारी कमिटीज ने दी, ये सारी कमिटीज उसी पर बेस्ड थी। बट जो मेन आंसर इस क्वेश्चन का है जो अर्बन एरियाज से पूछ रहा है, दैट इज द हाशिम कमेटी। तो प्लीज आप इसको ध्यान रखेंगे, हाशिम कमेटी प्लानिंग कमीशन ने बनाया था इन मई 2010। 2010 में हाशिम कमेटी बनी थी, योजना आयोग की तरफ से बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर SR हाशिम। और इन्होंने अर्बन एरियाज में बीपीएल फैमिली या पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने पर परिभाषा दी थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज योर हाशिम कमेटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लीविड बाय द ग्राम पंचायत। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं ग्राम पंचायतों के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है। सेल टैक्स दैट इज बिक्री कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, नन ऑफ द अबव। देखिए सेल टैक्स दैट इज योर वैट, ये राज्य सरकार लगाती है। लैंड रेवेन्यू टैक्स ये भी राज्य सरकार लगाती है। टैक्स ऑन लोकल फेयर, लोकल फेयर मतलब जो गांव वगैरह में स्थानीय क्षेत्रों में जो मेले लगते हैं उन पर जो टैक्स लगता है वो कौन लगाता है। तो लोकल फेयर पे जब टैक्स लगेगा ना तो वो ग्राम पंचायतें लगाती हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि टैक्स ऑन लोकल फेयर इज इम्पोज्ड बाय ग्राम पंचायत। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लानिंग से है क्वेश्चन, दैट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान was launched with the focus on sustainable growth। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो सतत विकास पर केंद्रित थी। नवी पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज योर 12th 5-year प्लान। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मोटिव था दैट वाज फास्टर, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर इज 12th 5-year प्लान। नवी पंचवर्षीय योजना 9th 5-year प्लान जो शुरू हुई वो 1997 में शुरू हुई, 2002 97 से लेकर 2002 तक 9th 5-year प्लान चला हमारा, जिसका मेन मोटिव था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो 9th 5-year प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। 10th 5-year प्लान 2002-2007 इसका कार्यकाल था, 2002 to 2007, जिसका मेन मोटिव था टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली, जिसका मेन मोटिव था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास ऑब्जेक्टिव लेके चले। 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रहा। सो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो 12th 5-year प्लान का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये बेसिकली HDI से रिलेटेड है,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? UNDP, IMF, UNICEF और UNCTAD। क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया था या किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन है UNDP के द्वारा, IMF के द्वारा, UNICEF के द्वारा और UNCTAD के द्वारा। तो 4 ऑप्शन है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो UNDP इशू करती है, इसको UNDP के द्वारा जारी किया गया था। 1990s में 1990 के दशक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हुआ था पहली बार। तो 90s के डिकेड में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, मानव विकास सूचकांक, जिसमें कंट्री वाइज हम रैंकिंग करते हैं। इस समय प्रेजेंटली इंडिया की जो रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है दैट इज 131, और इसको 3 पैरामीटर्स पे हम कैलकुलेट करते हैं। एक होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, एक आपका एजुकेशन लेवल दैट इज लिटरेसी, और दूसरा होता है आपका लिविंग स्टैंडर्ड दैट इज पर कैपिटा इनकम। तो इन 3 पिलर्स पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, और इसको निकालने की जो संस्था है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग इस समय 131 चल रही, और HDI को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 2 लोगों ने मिलकर तैयार किया था। एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, और एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया? निम्न में से कौन सी योजना भारत में सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की योजना है? मनरेगा, ट्राइसेम, वर्क फॉर फूड, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार सृजित योजना जो है दैट इज योर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम लोग पहले नरेगा कहते थे, अभी हम लोग मनरेगा कहते हैं। इसकी शुरुआत, नरेगा की शुरुआत 2005 में शुरू किया गया इसको। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी जी पर रखा गया, और तब से इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा हो गया, जिसमें हम गांव में अनस्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और ये योजना केंद्र सरकार ने शुरू किया था। इसमें शेयरिंग होती है, केंद्र और राज्य की शेयरिंग होती है, और ये भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने की योजना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंस कर्व? इसमें से किसको हम लॉरेंस कर्व के थ्रू नापते हैं? इलिटरेसी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को? तो बेसिकली लॉरेंस कर्व जो है ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे लॉरेंस, उन्हीं के थ्रू दिया गया था। और लॉरेंस कर्व में बेसिकली हम लोग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को मेजर करते हैं। So Lawrence curve is related to inequality of income. Next क्वेश्चन कह रहा है ABC index announced by the government of India is associated with which of the following? ABC index जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ये किससे संबंधित है? कृषि से, संचार से, स्वास्थ्य से, या शिक्षा से? तो ABC इंडेक्स जो होता है दैट इज द अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन। अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? इनमें से कौन भारत में गरीबी रेखा को चिन्हित करता है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा, राज्यसभा और प्लानिंग कमीशन, नाउ नीति आयोग। तो हमारे देश में पॉवर्टी लाइन को फिक्स करना, चिन्हित करना बेसिकली पहले योजना आयोग का काम था, अभी आज वो नीति आयोग का काम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज योर प्लानिंग कमीशन, नाउअडेज नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू टैक्स। कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड DTC in India is related to which of the following? सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज टैक्स और सर्विस टैक्स। तो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई करना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड, दैट मीन्स ये कोड जो है, ये संहिता जो है वो किस प्रकार के कर से संबंधित है? डायरेक्ट टैक्स से। तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्ट टैक्स है, उसका नाम है इनकम टैक्स। सो द राइट आंसर इज इनकम टैक्स। तो बेसिकली भारत सरकार
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब करके जीएसटी लागू किया, ऐसी भारत सरकार नंबर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को क्लब करके एक ही टैक्स बनाना चाहती है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स कोड। इस पर चर्चा भी हुई 2009-2010 में, इस पर बातचीत भी शुरू की गई। तो इसका मेन मोटिव यही है कि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स और सिंपल होना चाहिए, जिससे कि बिजनेस बढ़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे। टैक्स सिंपल होगा तो लोगों का टैक्स पेमेंट ज़्यादा होगा, टैक्स पेमेंट ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, मतलब सरकार का राजस्व बढ़ेगा। राजस्व बढ़ने का मतलब है कि सरकार की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और फिर सरकार के पास जब पैसा आएगा तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते। तो भारत सरकार एक सिंपल डायरेक्ट टैक्स कोड लाना चाहती है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स कोड। तो इसका आंसर जो है दैट इज योर इनकम टैक्स, क्योंकि सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ओके, नाउ these were the questions from your economy section in 2018. तो नेक्स्ट आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग 2019 के प्रश्नों पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। 2019 पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर में इंडियन इकोनॉमी से ऑलमोस्ट 16 प्रश्न आए हैं, 16 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं कमीशन ने 2016 में, जिनका एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि मेन एरियाज वही क्वेश्चन के रहे हैं। इकोनॉमी में स्कीम्स से आ गए हैं क्वेश्चन, इंडेक्स वगैरह पूछ दिए गए। तो एक ऑन एन एवरेज एक एनालिसिस से हमको ये हेल्प मिलती है कि जब आप इकोनॉमी तैयार कर रहे हैं पीसीएस के लिए, तो आप योजनाओं पर, इंडेक्स वगैरह पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे कि कौन कौन सा इंडेक्स है, इंडिया की रैंकिंग क्या है उसमें, और उसको कौन प्रिपेयर करता है, कौन कौन से उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 19 से के क्वेश्चंस की शुरुआत करें तो 19 में इकोनॉमी का जो पहला क्वेश्चन है वो इंडेक्स से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड्स, ऑप्शंस आर हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, और इसको आपको फिर आंसर राइट कोड में बताना है। तो एक इंडेक्स निकलता है जिसका नाम होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन कौन से पिलर्स हैं, कौन कौन से इंडेक्सेस हैं? तो ऑलमोस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स जो हैं वो 3 हैं, और वो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स आपके हेल्थ है, एजुकेशन है और लिविंग स्टैंडर्ड है। और तीनों पिलर्स के बेसिस पर हम कंट्रीज की रैंकिंग निकालते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा, दैट इज योर हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इस समय इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज 62 आउट ऑफ 107। टोटल 107 कंट्रीज में 62 रैंक इंडिया की है, और ज़्यादातर ये जुलाई के मंथ में रिलीज होता है। अब 2021 में जो रिपोर्ट आएगी या जो रैंकिंग आएगी वो नेक्स्ट जुलाई में आएगी। तो अभी प्रेजेंटली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है वो 62 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं द इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व, एक बहुत फेमस कर्व बनता है दैट इज नोन एज कुजनेट कर्व। ठीक, तो इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व shows the relationship between per capita GDP and environmental loss. What is the shape of environmental Kuznets curve? मतलब जो एक कुजनेट कर्व है वो पर कैपिटा जीडीपी और इन्वायरमेंटल लॉस के बेस का एक रिलेशन है, और इसका जो शेप होता है इस कुजनेट कर्व का वो कैसा होगा? इन्वर्टेड यू शेप्ड, इन्वर्टेड वी शेप्ड, inverted L shaped or none of the above. So the right answer is that inverted U shaped. Okay, inverted U shaped कुजनेट कर्व बनता है, कुछ इस तरीके से रहता है। यहां पर इनइक्वालिटी रहेगी और यहां पर आपका पर कैपिटा इनकम, और ये जो कुजनेट कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, तो इन्वर्टेड यू शेप में कुजनेट कर्व होता है, और कुजनेट कर्व जो है बेसिकली साइमन कुजनेट के द्वारा दिया गया था 1950s में, और इनका मानना था कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है, एज द इकोनॉमी डेवलप्स मार्केट फोर्सेस फर्स्ट इंक्रीजेस, बाजारी ताकतें जो होती हैं वो पहले बढ़ती हैं और फिर असमानता जो होती है वो धीरे धीरे घटती है। तो एज द इकोनॉमी डेवलप्स मार्केट फोर्सेस फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन इनइक्वालिटी डिक्रीजेस। तो जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर उसमें पूछ रहे हैं कौन सा कर्व का, कुजनेट कर्व का क्या शेप होगा? सो दैट इज इन्वर्टेड यू शेप। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग
direct benefit scheme has been recognized by the Guinness Book of World Record as the world's largest direct benefit scheme? मनरेगा, पहल, NSAP, none of the above. तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया जिसका, दैट इज योर पहल. पहल एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के थ्रू इसको शुरू किया गया था 2013 में, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है एलपीजी सिलेंडर्स पर. तो एलपीजी सिलेंडर्स पर डायरेक्ट अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसी को हम लोग पहल कहते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक योजना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. कह रहे विथ रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इट कवर्स up to 75% rural and 50% urban population. Special focus is on nutritional support to women and children. Eldest woman of above 18 years will be the head of the household, and you have to find out the correct code. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कौन कौन से कथन सही हैं? ये ग्रामीण क्षेत्र के 75% जनसंख्या को कवर करेगा और अर्बन क्षेत्र के 50% जनसंख्या को कवर करेगा. ये बिल्कुल सही है. स्पेशल फोकस जो होता है वो महिलाओं बच्चों के न्यूट्रिशन पे होता है, ये भी बिल्कुल सही है. एल्डेस्ट वुमेन ऑफ अबव 18 ईयर एज जो होगी वो हाउस होल्ड की हेड होगी, ये भी सही है. तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑल ऑफ दी अबव होगा. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हम एक एक्ट लेकर के आए थे 2013 में, जो पहले हमारे देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चला करता था, उसी का आगे नाम बदल करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रखा गया. और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बेसिकली राइट टू फूड की बात की गई है कि भोजन का अधिकार सरकार ने एक मौलिक अधिकार बनाया, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जनसंख्या को शामिल किया गया है. 75% रूरल एरियाज और 50% अर्बन एरियाज, जिसमें हम बहुत सब्सिडाइज रेट पर बीपीएल फैमिली को पीडीएस सिस्टम के थ्रू अनाज प्रदान करते हैं. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेसिस पर ये तीनों कथन सही है. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द मेजर ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म इन इंडिया, which of the following statement is or are correct? Regulation of rent, security of tenure, conferment of ownership on tenants. You have to find out the correct answer. टेनेंसी रिफॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? रेंट का रेगुलेशन, टेन्योर की सुरक्षा और कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन टेनेंट. तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी. जमींदारी एबोलिशन एक्ट के बाद, जब भारत में जमींदारी एबोलिशन एक्ट हुआ, जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे क्या टेनेंसी का भी था. तो सरकार ने टेनेंसी रिफॉर्म किया, और इस टेनेंसी रिफॉर्म का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही था कि रेंट को रेगुलेट किया जा सके, टेन्योर की सुरक्षा होनी चाहिए, एक आपका टेन्योर फिक्स होना चाहिए, और प्लस ओनरशिप, टेनेंट्स का ओनरशिप जो है बरकरार होना चाहिए. तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the function of public sector in India, which of the following statement is or are correct? ये टोटल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. कह रहे पब्लिक सेक्टर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्सेज, टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, टू इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल एंड सेक्टोरल ग्रोथ, टू परस्यू इगैलिटेरियन गोल्स. तो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है हमारे देश में, या पब्लिक सेक्टर जो है हमारे देश में, भारत सरकारी क्षेत्र जिसे कहते हैं, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का मेन फंक्शन टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है. टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिकल ओवरहेड कैपिटल, ये भी सही है, सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना, विकास करना. बैलेंस्ड रीजनल, ये भी सही है, क्षेत्रीय समानता जो उसको भी कम करना. और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, मतलब एक ऐसा समाज जो समानता के आधार पर स्थापित किया जा सके. तो इस प्रश्न के सभी विकल्प सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग स्कीम फॉर बीपीएल हाउस होल्ड्स. ये एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में बीपीएल फैमिलीज में इसमें से कौन सी योजना लागू नहीं होती? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव. तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम बीपीएल फैमिलीज पर लागू होती है, अन्नपूर्णा भी होती है. महिला किसान सशक्तिकरण योजना जो है वो लागू नहीं होती. तो इसका राइट आंसर है महिला किसान सशक्तिकरण योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया. भारत में
SDG जो गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको लागू करना या इनको प्राप्त करने की नोडल एजेंसी कौन है? ऑप्शन है योजना आयोग, विनिवेश आयोग, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, नीति आयोग और द फाइनेंस कमीशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडिया में जो सारा टारगेट है वो बेसिकली इस समय अगर हम बात करेंगे तो नीति आयोग को दिया गया है। पहले ये काम योजना आयोग का था, अभी नीति आयोग का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो नीति आयोग का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये बेसिकली यूएनओ के थ्रू बनाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट रखा है, एक लिस्ट बनाई है जो अचीव करना है 2030 तक, 2030 तक। और दुनिया के तमाम देश इसके मेंबर हैं, भारत भी है। भारत में नीति आयोग को हमने ये काम दिया है 2030 तक हमको 17 गोलों को प्राप्त करना है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 2015 में पब्लिश हुए थे। 30 इसका टारगेट है। अगर हम 17 गोलों की बात करें कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, and the last is partnership for the goals। ये टोटल 17 गोल हैं जो 2030 तक प्राप्त करने हैं। और भारत में ये जो काम है वो बेसिकली नीति आयोग को दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कमिटीज़ हैं, उन कमिटीज़ को सीक्वेंस में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल नायक कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी, SS कोहली कमेटी एंड करवे कमेटी। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जिनको आपको सीक्वेंस में रखना है। PJ नायक कमेटी 2014 में बनी थी, 2014 में इसको बनाया गया था। बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है PJ नायक कमेटी। आबिद हुसैन कमेटी 1988 में बनी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर। करवे कमेटी 1955 में बनी थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर। और SS कोहली कमेटी 2000 में बनी थी, सिक इंडस्ट्रीज पर। तो इस बेसिस पर आप इसको सीक्वेंस में रख सकते हैं। PJ नायक कमेटी सबसे लेटेस्ट है, 2014 में बनी। आबिद हुसैन 1988 में बनी, करवे 1955 में और SS कोहली 2000 में। तो सबसे पहले आपकी करवे कमेटी आएगी, उसके बाद आबिद हुसैन कमेटी आएगी, फिर SS कोहली कमेटी और फाइनली फिर आपका PJ नायक कमेटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पर भी मैच द कॉलम में क्वेश्चन है। कुछ प्रोग्राम्स दिए गए, उनका लॉन्चिंग ईयर है, आपको इसको जो है मैच करना है। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑन ब्लाइंडनेस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो अगर हम इसको मैच करें तो आप देखेंगे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस जो हमने शुरू किया था वो 1976 में किया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हम 1975 में लेके आए। नेशनल लिप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में शुरू हुआ। तो इन स्कीम्स का ये ईयर का मैचिंग है, इसमें मैच द कॉलम में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजन और असर्शन से है। असर्शन कहता है, कथन कह रहा है, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन द रिसेंट ईयर्स फॉर फीमेल्स इन इंडिया। भारत में महिलाओं का जो लेबर फोर्स है, जो श्रम में उनका योगदान है, वो लगातार गिरता जा रहा। कारण है द डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू इम्प्रूव्ड फैमिली इनकम एंड इंक्रीज इन एजुकेशन। इसका कारण है क्योंकि भारत में लेबर फोर्स इसलिए गिर रहा क्योंकि एक परिवार की आमदनी बढ़ रही है और भारत में एजुकेशन रेट वो भी बढ़ रहा है। तो लेबर फोर्स, महिलाओं का श्रम में योगदान भारत में गिरता जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। भारत में लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन गिरा इसलिए क्योंकि इम्प्रूव्ड फैमिली इनकम और इंक्रीज इन एजुकेशन की बात है, तो ये बात भी ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग बिकॉज, द डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग बिकॉज। ऑप्शन है पॉपुलेशन ऑफ 0 to 14 ईयर इज रिलेटिवली हाई, क्योंकि 14 साल तक की जो जनसंख्या है वो भारत में रिलेटिवली बहुत हाई है। पॉपुलेशन ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव इज रिलेटिवली हाई,
60 वर्ष और उससे ऊपर की जनसंख्या वो बहुत हाई है। पॉपुलेशन ऑफ 15 to 55 ईयर इज रिलेटिवली हाई एंड पॉपुलेशन ऑफ 14 ईयर्स एंड 60 ईयर्स एंड अबव टुगेदर आर रिलेटिवली हाई। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये कि भारत में 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 15 to 59 ईयर्स पॉपुलेशन इज वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। 2030 तक सभी को पानी उपलब्ध हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस नंबर पे आता है? तो ये 6th नंबर पे आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो SDG 6 होगा। तो SDG 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड। जब कोई व्यक्ति एक वर्ष के मैक्सिमम टाइम तक बेरोजगार रहता है तो उसको क्या कहते हैं? यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। तब उसका नाम यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन CSR से, दैट इज योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। विथ रेफरेंस टू CSR विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? कंपनी एक्ट 2014 इंट्रोड्यूसेस CSR मैंडेटरी। तो ये गलत है। कंपनी एक्ट 2013 रेगुलेट करता है CSR को। Companies covered under this will have to spend at least 1% of their total net profit in the activities under CSR. ये भी गलत है। They have to spend not 1% but 2%. तो यहाँ पर दोनों ही विकल्प गलत हैं, तो कोई भी सही नहीं है, neither 1 nor 2। CSR क्या होता है? What is corporate social responsibility? तो corporate social responsibility का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश में कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो प्राइवेट वर्ल्ड है, सरकार ने उसके लिए एक रूल बनाया हुआ है कि आपकी भी सामाजिक कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो CSR के तहत जो भी कंपनीज आती हैं उन्हें अपने एनुअल नेट प्रॉफिट का 2% कुछ सोशल डेवलपमेंट पर खर्च करना होता है, जैसे एजुकेशन पर, पॉवर्टी रेडिकेशन पर, स्कूल टीचिंग कॉलेजेस वगैरह पर, इन सब चीज़ों पर, हेल्थ पर। तो इसी को हम लोग CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। So next question, that is your last question. Physical quality of life index. Physical quality of life index. Physical quality of life index is developed by. तो physical quality of life index is developed by Morris D. Morris, UNDP, Mehboob ul Haq, none of the above. तो physical quality of life index was developed by Morris D. Morris. UNDP ने जो इंडेक्स तैयार किया था that was Human Development Index. और महबूबुल हक का भी नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है अलॉन्ग विद अमर्त्य सेन। अब नेक्स्ट हम लोग आज 2020 का जो पेपर है इंडियन इकोनॉमी का, उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कई बार नंबर ऑफ टाइम्स मैं आपको बता चुका हूं कि प्रीलिम्स में इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नियर अबाउट आप देखेंगे 18 से 20 क्वेश्चन रेंजिंग फ्रॉम 18 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इकोनॉमी के सेक्शन से मिलते हैं। किसी किसी साल कभी ज्यादा है, कभी थोड़े कम है, इट माइट हैपन, वो हो सकता है, वो हर एग्जाम के साथ रहता है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप जाएंगे तो आपको इतने क्वेश्चंस इकोनॉमी के सेक्शन से मिलते हैं। PCS के पेपर में मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं बहुत स्ट्रेट अवे आते हैं, बहुत डायरेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एरियाज है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन, PCS के एग्जाम में क्वेश्चंस श्योर है कि वो आते ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका एक बड़ा फेवरेट एरिया है आपका स्कीम्स का, योजनाएं जो होती हैं, योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं PCS के एग्जाम में। अब योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की भी। तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो आप भारत सरकार की योजनाओं को भी और राज्य सरकार की योजनाओं को भी आप रिवाइज करके जाएं। लास्ट ईयर के पेपर्स को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि योजनाओं से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, भारत सरकार की भी योजनाओं से मिलते हैं, राज्य सरकार की भी योजनाओं से। इसी तरह से आफ्टर दिस स्कीम पार्ट आप देखेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम वेयर यू विल गेट क्वेश्चन इज योर बजट। एक नेक्स्ट एरिया जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपका बजट है। बजट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर जब आप बजट स्टडी करेंगे तो बजट में फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और स्टेट गवर्नमेंट का बजट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप प्रीलिम्स देने जाएं तो आप बजट को रिवाइज करके जाएं, आप स्कीम्स को पढ़ के जाएं, स्कीम्स को आप रिवाइज करके जाएं।
इन दो एरिया से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्लस कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, कुछ और एरियाज हैं जहां से इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछे, जैसे नीति आयोग है। जब नीति आयोग नहीं था तो उससे पहले प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन बना करते थे, राइट नाउ नीति आयोग से क्वेश्चन बनते हैं। सो दीज आर सर्टेन एरियाज फ्रॉम वेयर यू विल गेट क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर हम पेपर को देखें 2020 के, तो आप पाएंगे कि 2020 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें स्कीम का जो एरिया है वो डोमिनेट करता है, जहां स्कीम से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। अगर वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करें, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमी सेक्शन इज लाइक दिस। जो पहला क्वेश्चन इकोनॉमी का है वो कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज और हैव बीन यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। तो जो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो बेसिकली पॉवर्टी से आया हुआ है। पॉवर्टी मतलब वो गरीबी एरिया से क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मेथड है जो भारत में पॉवर्टी, गरीबी की गणना करने में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इज हेड काउंट रेशियो, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है दैट इज हेड काउंट रेशियो। दूसरा ऑप्शन है कैलोरी इनटेक, जो हम लोग कैलोरी लेते हैं, कैलोरी इनटेक। तीसरा ऑप्शन है हाउस होल्ड कंजम्पशन, जो परिवार है, जो फैमिली है, उसका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और लास्ट है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि भारत में गरीबी के आकलन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। देखिए हमारे क्या कैलोरी इनटेक इस्तेमाल की जाती है गरीबी के आकलन के लिए, बट अगर आप नीति आयोग को देखेंगे तो नीति आयोग जब गरीबी के आंकड़े निकालता है तो इधर कई वर्षों से नीति आयोग ने गरीबी के जो एस्टिमेशन किया है उसमें जो नीति आयोग ने जो मेथड यूज किया दैट इज योर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो नीति आयोग के थ्रू पॉवर्टी को हम एस्टिमेट करते हैं, गरीबी को हम नापते हैं। गरीबी को नापने के लिए बहुत सारी कमिटीज भी बनाई गई जिन्होंने अपने अलग अलग रिकमेंडेशंस दिए, जैसे अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, सी रंगराजन कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं which were constituted on your poverty issue, that how poverty should be calculated in India, and these committees recommended certain measures that poverty should be calculated on different parameters. So each and every committee recommended its own parameter, its own concept. Nowadays आजकल नीति आयोग जो गरीबी को नापती है that is basically on your household consumption. कैलोरी इनटेक पर भी हम नापते हैं, कैलोरी कितना कोई व्यक्ति ले रहा है। गांव में कोई पर्सन रह रहा है इन रूरल एरियाज तो कितनी कैलोरी ले रहा, अर्बन एरियाज में तो कितनी कैलोरी। फॉर एग्जांपल अगर हम कैलोरी की बात करें तो कैलोरी इनटेक में रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के लिए जो कैलोरी इनटेक है वो अलग अलग है। रूरल एरियाज में कैलोरी इनटेक जो है वो 2400 कैलोरी है और अर्बन एरियाज में जो कैलोरी है दैट इज योर 2100 कैलोरी। तो अगर गांव का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए कैलोरी का जो पैरामीटर रखा गया है दैट इज 2400 और जो शहरों में रह रहा है अर्बन एरियाज में उसके लिए 2100। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दैट इज योर सी ऑप्शन, दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक स्कीम से क्वेश्चन आया, योजना से क्वेश्चन है, बहुत फेमस स्कीम है भारत सरकार की, दैट इज योर आयुष्मान भारत योजना। क्वेश्चन पूछा विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आपको फाइंड आउट करना है। दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा दिस योजना प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर पर्सन। दूसरा कह रहे हैं द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन 60:40 रेशियो। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक योजना है जो हेल्थ स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस है। भारत सरकार की बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो लोगों को हेल्थ कवर देती है, लोगों को एक बीमा, एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। ये जो योजना है ये पर पर्सन नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड है, ये एक परिवार को दी जाती है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, पहला विकल्प है दिस योजना प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर पर्सन, दिस इज रॉन्ग। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख रुपीज पर पर्सन नहीं,
पर पर्सन जो स्टेटमेंट में वर्ड यूज हो गया है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन 60:40 रेशियो, दिस इज करेक्ट। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी और ये जो योजना है ये बेसिकली दो योजनाओं को मिलाकर के बनाई गई। फर्स्ट इज योर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अक्सर टीवी में ऐड वगैरह न्यूज़पेपर में ऐड भी आता है, उसी का ये बेसिकली आयुष्मान भारत योजना नाम है। और इस आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का भारत सरकार बीमा कवर देती है पर फैमिली पर ईयर, नॉट पर पर्सन। यहां पर पर्सन जो लिख दिया इसी से स्टेटमेंट गलत हो गया। फंडिंग जो होती है इसकी 60:40 में होती है, जो आपके स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड हो जाती है। 90:10 का रेशियो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है, वहां के लिए 90:10 का शेयर रखा गया, अदरवाइज 60:40 है। और 100% ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फंड की जाती है, वेयर यूनियन इन दोज यूनियन टेरिटरीज वेयर लेजिस्लेचर इज नॉट फाउंड। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधायिका नहीं होती, वहां पर भारत सरकार के द्वारा ये योजना 100% स्पॉन्सर की जाती है, 100% इसको फंड किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है दैट द एक्सपेंस इनकर्ड इन दिस स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज 60:40। तो कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, तो जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनको आपको बहुत ध्यान में याद रखना है। अब यहाँ पर 5 लाख की बात लिखी है तो सही है, लेकिन 5 लाख के बाद जो एक चीज लिख गई कि प्रति व्यक्ति पर पर्सन, यहीं से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट्स नॉट पर पर्सन, इट्स पर फैमिली। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज, सस्टेनेबल टूरिज्म एक सतत पर्यटन का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रेवल, टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट while maintaining cultural integrity and ecological processes, none of the above। तो सस्टेनेबल टूरिज्म का क्या उद्देश्य है? पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, मास स्केल टूरिज्म और स्मॉल स्केल ट्रेवल को मैनेज करना, उसका प्रबंधन, टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट। तो सस्टेनेबल टूरिज्म में 2 शब्द, एक है सस्टेनेबल, एक है टूरिज्म। सस्टेनेबल का मतलब है कि हमको देश में ऐसे चीजों का विकास करना है जो सस्टेन रह सके, मीन्स हमें आने वाली जनरेशंस के लिए भी चीजों को, रिसोर्सेस को छोड़ना है कि वो भी इन रिसोर्सेस को देख सके, वो भी इन रिसोर्सेस का यूज कर सके। तो इस क्वेश्चन में यू हैव 2 कीवर्ड्स, वन इज सस्टेनेबल एंड सेकंड वर्ड इज टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है दैट यू हैव टू प्रमोट टूरिज्म बट साइड बाय साइड यू हैव टू मैनेज द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है, दैट टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट टुगेदर। मतलब हमें पर्यटन और पर्यावरण दोनों को साथ साथ मैनेज करना है कि एक तरफ हमारे देश में पर्यटन, जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट है या जो टूरिज्म सेक्टर है वो प्रमोट भी हो, जिससे सर्विस सेक्टर को पैसा मिल सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा अर्निंग सर्विस सेक्टर से ही होती है, आपको पता है। लेकिन हम टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं बट एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना चाहते, हम एनवायरमेंट को भी साइड बाय साइड प्रमोट करना चाहते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, दैट टू मैनेज बोथ टूरिज्म एज वेल एज एनवायरमेंट। तो यहां पर सी वाला जो विकल्प है, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स लीगल बेसिस टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब आपको मालूम है 2020 में हमारे देश में लॉकडाउन लगा, उसी से रिलेटेड चर्चा में लॉकडाउन था, तो उसी से रिलेटेड आयोग ने क्वेश्चन पूछा कि वो कौन से अधिनियम है जिससे भारत सरकार को या सरकार को विशिष्ट शक्तियां मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती हैं कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन न्यूज में रहा, चर्चा में रहा, इसी वजह से आयोग ने आपसे पूछा। जब लॉकडाउन लगा तो भारत सरकार ने 2 अधिनियम को इंप्लीमेंट किया, 2 एक्ट को इंप्लीमेंट किया, जिससे कि भारत सरकार को, राज्य सरकारों को, प्रशासन को, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर मिले। फर्स्ट इज योर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड सेकेंड इज योर एपिडेमिक डिसीज एक्ट
इन दोनों कानूनों की वजह से भारत सरकार को या किसी भी सरकार को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है। मेंटल हेल्थ केयर और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का इस प्रश्न से या लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। दो अधिनियम की वजह से आपको अवशिष्ट शक्तियां मिलती हैं, एक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और दूसरा एपिडेमिक डिसीज एक्ट। तो यहां पर जो सी विकल्प है वो आपका सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 introduced the concept of human poverty index, but human development report replaced it with multi-dimensional poverty index in the year। स्ट्रेट क्वेश्चन आ गया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 ने ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स को लागू किया, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स को लागू किया, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिप्लेस्ड इट, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया, इसको बदल दिया किससे? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से। किस वर्ष में, किस वर्ष में ऐसा काम किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2010, 2010। तो 2010 में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया गया। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स एक रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट में लगभग 107 कंट्रीज को रैंक किया जाता है, इंडिया भी है उसमें। और ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक ज्वाइंट एफर्ट है। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो है ये 2010 में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई एंड इट इज द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एज वेल एज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो दोनों लोगों ने मिलकर के मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स निकालना शुरू किया। 107 देशों की रैंकिंग की जाती है। इंडिया की इस समय जो पोजीशन है आउट ऑफ 107 वो 62nd है। जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें 62nd इंडिया की रैंकिंग है। जो 2020 की रिपोर्ट आई उसमें जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की जो टैगलाइन रही वो थी चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स अचीविंग द SDG, achieving the SDG। Now what is SDG? That is Sustainable Development Goal। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो 2010 है, दैट इज सी ऑप्शन। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था। Now next question, moving to the next question, the Development Monitoring and Evaluation Office which monitors the progress of long-term policies in an attached office under Prime Minister's Office, Ministry of Home Affairs, कैबिनेट सेक्रेटरीट, नीति आयोग। फिर से एक बार क्वेश्चन, द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर। मतलब भारत में जो लंबे समय से नीतियां चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको डेवलप, उनका इवैल्यूएशन करना, ये काम किसको दिया गया है, किसका काम? सो द राइट ऑप्शन इज नीति आयोग। जो विकल्प है वो प्रधानमंत्री कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट या नीति आयोग। तो इसमें जो सही विकल्प है, जो सही आंसर है, दैट इज योर नीति आयोग। ये नीति आयोग का काम है कि वो लंबे समय से स्थगित योजनाओं का क्रियान्वयन करे, उसका मूल्यांकन करे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, योजनाओं के नाम दिए हैं और ईयर्स दिए हुए, आपको इसमें मैच करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल योजनाएं दी गई हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और आपको ईयर से मैच करना है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान 2018 में शुरू किया गया, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में शुरू किया गया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 में आया और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आया। तो इस तरीके से जब आप मैच करेंगे तो आपको विकल्प अपने आप मिल जाएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया टू मेक इंडिया क्लीन, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 में आया टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये बेसिकली 2017 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको शुरू किया था, जो हमारे देश में सीनियर सिटीजन है उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए।
और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान जो है ये 2018 में आया था। तो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक स्कीम से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, नॉट करेक्ट। पहला, दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years आर एलिजिबल। ऐसे लोग जो 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो इसके लिए पात्र होंगे, योग्य होंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए। ये विकल्प बिल्कुल सही है। देयर एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ रुपी, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम मेंबर्स आर ऑल्सो एलिजिबल, और अंतिम विकल्प है इट हैज अ मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ 3000। तो नेशनल पेंशन स्कीम के जो सदस्य हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, ये विकल्प गलत है। तो भारत सरकार ने 2019 में नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस की शुरुआत की थी, जिसमें ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी देना था। जो लोग जो है ट्रेडर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए हम एक पेंशन स्कीम लेकर के आए कि जब वो बुजुर्ग हो जाए, जब उनकी एज जो है वो 60+ की हो जाए, तो भारत सरकार उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट दे सके। तो इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष में होनी चाहिए, तब आप इसमें रजिस्टर्ड होंगे। जिसमें सरकार ने ये कहा था कि जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप 60+ के हो जाएंगे, तो आपको हर महीने सरकार 3000 रुपए एज अ पेंशन या एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। इस योजना का जो लाभ है वो बेसिकली ऐसे लोग नहीं ले सकते जो नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े हुए। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द प्रोग्राम निधि। अब एक और क्वेश्चन आया जो कि आपका स्कीम से ही रिलेटेड है। मैंने बताया ना आपको स्कीम वगैरह से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रोग्राम निधि, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। पहला, द प्रोग्राम ऑफ निधि was started for students to begin startups. Second, it aim is to financially support 20 students for startup in each year. निधि योजना हमने लॉन्च किया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प दे रहे हैं कि ये योजना जो है वो छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, जिससे वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। दूसरा विकल्प है कि इसमें 20 स्टूडेंट का चयन होगा जिन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। निधि से रिलेटेड ये दोनों विकल्प सही हैं कि ये निधि जो स्कीम थी, ये जो योजना हम लेकर के आए, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू किया था इसको, जिसका नाम था नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट और नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको शुरू किया था, जिसमें छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए कहा गया, जिससे कि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। और इसमें 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने की बात की गई थी हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में, कि उन्हें हम प्रमोट करेंगे, उनके आइडियाज को डेवलप करेंगे, उनमें हम इनोवेशन स्किल डेवलप करेंगे, उनको हम सहायता देंगे, जिससे कि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। तो इस क्वेश्चन में दोनों विकल्प सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स के बेसिस पे आपको इन्हें सीक्वेंस में रखना है। पीसीएस के एग्जाम में एक ट्रेंड ये भी देखा गया कि एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे देते हैं, उनके ईयर्स दे देंगे और आपसे कहेंगे उनको आप सीक्वेंस में रखिए। जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड एक विकल्प आया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, और आपका आरआरबीज, केसीसी और फिर आपका आरआरबीज। इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर पर आपको इन्हें सीक्वेंस में रखना है। तो अगर हम इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखें तो आप पाएंगे कि नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में हुई थी। नाबार्ड दैट इज नेशनल
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक डेवलपमेंटल बैंक है जो बेसिकली एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। भारत सरकार का ये बैंक है जिसकी स्थापना हमने 1982 में की। इसी तरीके से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम लेकर के आए 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत फेमस है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए शुरू किया गया था जिसमें हम उन्हें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं केसीसी के थ्रू बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पर, जिसकी शुरुआत हमने 1998 में की। आरआरबीज 1975 में शुरू किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसको शुरू किया गया था, गांव तक पेनिट्रेशन हो सके बैंकों का। तो अगर ईयर हमें याद है तो हम इस क्वेश्चन को क्रोनोलॉजी में रख सकते हैं कि आप देखेंगे कि सबसे पहले आरआरबीज बने 1975 में, फिर उसके बाद हमने नाबार्ड की स्थापना की 1982 में, फिर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम लेके आए 1992 में, और फिर केसीसी लेके आए 1998 में। तो इस तरीके से आप इसको सीक्वेंस में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिटी से रिलेटेड है जो पॉवर्टी पर बनी थी। पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन है अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। ये लकड़वाला, ये अलग कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन समितियां ये गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए बनाई गई थी। सबने अपना अलग अलग रिकमेंडेशंस दिया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी वो कमेटी थी जिसने इस बात की सिफारिश की कि गरीबी रेखा जो है वो नापने का जो आधार वो न्यूट्रिशनल होना चाहिए, पोषण आपका जो लेवल है उसको हम रखें। इसका जो सही विकल्प है वो अलग कमेटी है। अलग कमेटी की स्थापना 1979 में की गई थी। लकड़वाला कमेटी 1993 में बनी, तेंदुलकर कमेटी 2005 में बनी, और लास्ट रंगराजन कमेटी जो है वो 2012 में बनी। तो अलग कमेटी ने भारत सरकार को रिकमेंड किया था कि आप गरीबी रेखा का आकलन जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पर आप करें। लकड़वाला कमेटी जो बनी थी इसने बेसिकली रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दैट पॉवर्टी शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions that the basket of goods and services used to calculate CPI for workers, industrial workers and for agricultural laborers, इसके बेसिस पर हमें गरीबी नापनी चाहिए। इसी तरीके से सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी 2005 में योजना आयोग के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जिन्होंने रिकमेंड किया कि हम गरीबी का आकलन इस बेसिस पे करें कि कोई व्यक्ति कितना पैसा खर्च करता है, उसका जो कंजम्पशन, उसका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो पर्सन कितना पैसा खर्च कर ले रहा है अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए, फॉर क्लोथिंग, फॉर शेल्टर, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ। इसके बेसिस पर हमें पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करना चाहिए। ऐसी रंगराजन कमेटी बनी थी 2012 में, प्लानिंग कमीशन ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, सी रंगराजन कमेटी। इन्होंने भी अपना एक रिकमेंडेशन दिया भारत में गरीबी रेखा को नापने का। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो बेसिकली अलग कमेटी है। Now moving to the next question, which of the following indicator is not used to calculate human development index? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने में कौन सा पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं होता? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, सोशल इनइक्वालिटी सामाजिक असमानता। तो जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं तो सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी का जो पैरामीटर है इसको ध्यान में नहीं रखते। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए 3 पैरामीटर्स को यूज किया जाता है, लॉन्गेविटी दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, दूसरा आपका लिटरेसी एजुकेशन, और पर कैपिटा इनकम दैट इज लिविंग स्टैंडर्ड। इसका जो सही विकल्प है वो सोशल इनइक्वालिटी है। दिस इज द राइट आंसर, इसका इस्तेमाल नहीं होता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से निकाला जाता है। इसको 2 इकोनॉमिस्ट ने या 2 पर्संस ने मिलकर तैयार किया था, महबूबुल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और अमृत हुसैन इंडियन इकोनॉमिस्ट ने। अभी रिसेंटली जो रैंकिंग है इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो आउट ऑफ 189 कंट्रीज 131 है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका जो सही विकल्प है वो सोशल इनइक्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वॉज गिवन बाय, द आइडिया ऑफ cultural poverty was given by Oscar Lewis, गुरनार मृदल, आशीष बोस, अमृत से। तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑस्कर लुइस है। ऑस्कर लुइस ने 1959 में, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे,
1959 में इन्होंने अपनी बुक में कल्चरल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्कीम से रिलेटेड है। द अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय। अटल इनोवेशन मिशन जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत नीति आयोग के थ्रू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, और इसका जो मेन मोटिव था वो इंडिया में इनोवेशंस को डेवलप करना था, कि हम लोगों में स्किल डेवलप करें कि लोग इनोवेट कर सके। तो भारत को या इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन सोसाइटी को एक इनोवेटिव इकोनॉमी, एक इनोवेटिव सोसाइटी बनाना कॉन्सेप्ट था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया अंडर नीति आयोग। R&D पे फोकस करना, R&D को डेवलप करना इसका मेन मोटिव था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962 which set the tone for an environmental movement in the world was written by। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है कार्लोन मार्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन या राजगोपालन। सो द राइट आंसर इज रेचल कार्सन। रेचल कार्सन ने 1962 में साइलेंट स्प्रिंग जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी। तो सिंपल सा इसका आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक स्कीम से रिलेटेड है। Which one of the following is not covered under integrated child development program? हमारे देश में बच्चों के विकास के लिए 1975 में एक योजना शुरू की गई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICDP, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कह रहे इसमें इस योजना में किसको शामिल नहीं किया गया है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखिए हम न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं, पोषण लेवल बच्चों का बढ़ाना, उनका टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं, हेल्थ एजुकेशन पर भी, लेकिन फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इस प्रोग्राम में नहीं। तो जो सही विकल्प है इसमें डी ऑप्शन है, फैमिली प्लानिंग इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। मार्जिनल मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुइस विर्थ या लुइस डूमैन। सो जो सही विकल्प है इसका वो ए ऑप्शन है, रॉबर्ट ई पार्क। रॉबर्ट ई पार्क ने मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से रहे 2020 में। पेपर्स को आप लोग रिवाइज करें अपकमिंग पीसेस एग्जामिनेशन के लिए। आपको पता ही है डेट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी हैं, एग्जाम कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया, तो आपके पास फिर से एक अच्छा टाइम मिल गया कि आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकिए, उसको ब्रशअप कर सकिए। लास्ट ईयर के पेपर्स को आप जरूर रिवाइज करके जाएं। पीसीएस के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज लॉन्च किया। आई होप कि ये सीरीज जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।